जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम बता रहे हैं ना, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है ये। और ये 5-5 नंबर में आ सकता है और आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। उनमें से कोई एक पर ही आपको लिखना है 5 नंबर का, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आता तो ये आपका 15 नंबर में हेल्प करेगा। मतलब ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या तो ये सब क्वेश्चन 15 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। तो चाहे 5 नंबर में आ जाए, 15 नंबर में आ जाएगा, आंसर आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि स्वराज दल पर एक निबंध लिखें, वेबल योजना 1945 की उपलब्धियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथी के बारे में, कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्य प्रणाली के बारे में और नमक सत्याग्रह के बारे में। ये सब के बारे में आपका एग्जाम में 5 नंबर या 15 नंबर में निश्चित है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्वराज दल पर एक निबंध। स्वराज का मतलब था, स्व मतलब समय, खुद ही, और राज मतलब हम राज करें, यानी कि जो अंग्रेज लोग हमारे देश को अपने गुलाम में बना रखे थे ना, तो भारत के लोगों का कहना था कि नहीं, अब अपना ही देश को हम खुद राज करेंगे, यानी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। स्वराज दल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बनी एक ऐसी पार्टी थी, मतलब स्वराज दल एक पार्टी थी, इसके अंदर बहुत सारे नेता थे, ठीक है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया रास्ता चुना। इन लोगों का कहना था कि अंग्रेजों के लिए हम अब एक अलग रास्ता चुनेंगे लड़ने के लिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ। 1922 में महात्मा गांधी ने चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया। जो असहयोग आंदोलन उस टाइम चल रहा था ना, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उसको अचानक वापस ले लिया। इससे कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए कि अचानक ही असहयोग आंदोलन, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, गांधी जी वापस क्यों ले लिए। तो इससे बहुत सारे नेता लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि आंदोलन बंद करने से आज़ादी की लड़ाई धीमी पड़ जाएगी। जो नेता नाराज हो गए, उनको ये लगा कि असहयोग आंदोलन जब बंद कर दिया जा रहा है गांधी जी के द्वारा, तो अब शायद हमारा जो लड़ाई है ना, वो धीमी हो जाएगा। लेकिन आगे देखो, वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार का विरोध ना केवल सड़कों पर हो, बल्कि सरकार परिषदों के अंदर घुसकर भी किया जाए, ठीक है। यानी कि गांधी जी चाहते थे कि जैसे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, तो वो चाहते थे ना कि सिर्फ और सिर्फ हम अंग्रेजों के लिए लड़ाई रास्ते पर ही ना लड़ें, बल्कि सरकारी परिषदों पर भी लड़ें, ठीक है। जैसे कहीं सरकारी कोई नेता बनना है, कोई परिषद बनना है, तो वहाँ पर सिर्फ अंग्रेज लोग ही नहीं बनेंगे, वहाँ पर भारत के लोग भी वहाँ पर नेता बनेंगे, वो भी लीडर बनेंगे। तो केवल और केवल सिर्फ रास्ता पर हम लोग लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम लोग भी क्या करेंगे, सरकारी परिषदों में भाग लेंगे, अंदर घुसेंगे। आगे देखो, स्वराज दल के मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला बात तो चुनाव लड़ना, ठीक है। जो स्वराज दल थे, यानी वो दल जो अपना देश को चाहते थे कि अब हम अपना देश पर खुद का शासन करेंगे, अंग्रेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, परिषदों के चुनाव में भाग लेना और जीत हासिल करना चाहते थे, ठीक है। अंदर से विरोध, सरकारी सभाओं में शामिल होकर अंग्रेजों की गलतियाँ, नीतियों का विरोध करना चाहते थे और उनकी मांगों को रुकावट डालना चाहते थे। देखो, अंदर से विरोध, ये रास्ता पर विरोध नहीं करना चाहते थे, ये अंदर से विरोध करना चाहते थे, ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे, उनकी जो भी नीति था, जो भी वो कानून बनाते थे ना, उसको वो रुकावट डालना चाहते थे भारत के लोग, यानी कि जो स्वराज दल के नेता थे, ठीक है। सब शासन की मांग, ये लोग मांग करने लगे कि हम खुद ही शासन करेंगे। सब शासन मतलब खुद ही शासन करना, ठीक है। अंग्रेज पर दबाव डालते थे कि वे भारतीयों को अपना शासन खुद चलाने का अधिकार दें। नेक्स्ट है जनता का आवाज़, देश की समस्या को उठाने के लिए करना, ठीक है। यानी ये क्या करते थे, जो ये दल वाले नेता थे ना, वो क्या करते थे, जनता की आवाज़ को बोलते थे कि हमारे जनता की जो आवाज़ है उसको महत्व दिया जाए, उसको उठने दिया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ। जो ये स्वराज दल वाले जो नेता थे, वो रास्ता पर ना जा करके जो कानून थे उसमें रुकावट डालते थे, ठीक है। अंदर से काम करते थे नेताओं, ये जो अंग्रेज थे उसको भगाने के लिए, ठीक है। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, तो उसका प्रभाव हुआ चुनाव में इस दल ने कई सीटों पर जीत हासिल किया, ठीक है। तो जब अंग्रेज ये मान गए कि चलो ठीक है, अब जब चुनाव होगा ना, तो इसमें भारत के नेता भी चुनाव लड़ेंगे, तो भारत के लोगों ने जब चुनाव लड़ा, तो उसमें से बहुत सारे इस दल ने, ये जो दल थे स्वराज दल, ये बहुत सारे जीत भी हासिल की बहुत सारे सीटों पर। जब इनको मौका दिया गया एक बार अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने कई ऐसे कानूनों को पारित होने से रोका जो भारतीय लोगों के हित में नहीं था, ठीक है। और भारत के लोगों के लिए जो कानून नहीं था, जो अंग्रेजों सिर्फ अपने लिए बनाते थे ना, वो स्वराज दल के नेता वाले लोगों ने क्या किया, उसको खारिज कर दिया, उसको उस कानून को बनने से रोक दिए। भारत के वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष चुना गया उस टाइम, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि था। अंग्रेजों के समय में चुनाव हुआ, स्वराज दल के नेता वाले जो लोग थे, नेता थे, वो शामिल हुए, जीत भी हासिल हुआ, और भारत के एक वल्लभ भाई पटेल जी, इनको भी अध्यक्ष चुना गया, जो कि उस टाइम में भारत के लोगों को इतना महत्व देना
बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करना था। नेक्स्ट निष्कर्ष, स्वराज दल ने यह साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई केवल अहिंसक विरोधी से नहीं है, जो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, फलना ढकना जो भी आंदोलन चला रहे हैं, सिर्फ उस विरोध से नहीं होगा, बल्कि राजनीति और कानूनी के मंच पर मजबूती से लड़ जा सकती है। इस दल ने भारतीयों में नया जोश भरा, यह दिखाया कि हम अंग्रेजों की व्यवस्था को घुसकर उन्हें चुनौती देने के काबिल हैं और उनको हम चुनौती दे सकते हैं। अंदर से घुसकर के मतलब है दोस्तों कि अगर अंग्रेज कोई कानून बना रहे हैं तो उसको रोक देना, चुनाव हो रहा है तो उसमें हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्यों सिर्फ अंग्रेज लड़ेंगे, तो इसको कहते हैं अंदर से घुस करके चोट पहुँचाना। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों कि वेवल योजना 1945 क्या है। तो इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन करना, जिसमें वायसराय और कमांडर को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय। देखो, वेवल योजना में ये कहा गया कि जब 1945 युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो भी नियम कानून होंगे, ठीक है, उसमें वायसराय और कमांडर, ये जो दो ऐसा पद है जो कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज रहेंगे, मेन लीडर, बाकी उसके नीचे जितने भी सारा सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, यानी भारतीयों को भी मौका मिलना चाहिए, सिर्फ वायसराय और कमांडर ही अंग्रेज होंगे। योजना की प्रमुख उपलब्धियां क्या था, तो इस योजना की पूरी तरह लागू नहीं हो सकी, फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये जो वेवल योजना है ना, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, ठीक है, फिर भी इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, देखो इस योजना के विचार विमर्श के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता को जेल से रिहा किया गया, जिससे देश में राजनीतिक गतिविधियों का माहौल फिर से शुरू हो गया। देखो, जब वेवल योजना हुआ ना, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ पता, जो पहले कांग्रेस के नेता लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो अंग्रेज के लोग उसको जेल में डाल दिए थे। तो इस वेवल योजना के मतलब बैठक के बाद, विचार विमर्श के बाद, जो बड़े बड़े नेता थे ना हमारे देश के कांग्रेस के, उसको जेल से रिहा कर दिया गया। भारतीयकरण की ओर कदम, अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोग फिर से जागने लगे। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव दिया कि वायसराय की परिषद में सभी सदस्य रक्षा को छोड़कर भारतीय होंगे, यानी उस टाइम स्पष्ट अंग्रेजों की तरफ से विचार दिया गया कि वायसराय का पद सिर्फ अंग्रेजों का होगा, बाकी सारा सदस्य भारतीय होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत अब धीरे धीरे खुद के पैरों पर खड़ा होने जा रहा था। समान प्रतिनिधित्व का प्रयास, देखो इसमें सौर्ण, ठीक है, मतलब संपूर्ण, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग हो गया, इसमें संपूर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान संख्या में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई, यानी अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि मुस्लिम और हिंदुओं दोनों को समान इसमें अधिकार दिया जाएगा, समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें हिंदुओं को ही रखा जाएगा या मुस्लिमों को ही रखा जाएगा, समान रूप से दोनों को देखा जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मुख्य पक्ष मानकर चल रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जो अंग्रेज है ना, वो सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, दोनों को लेकर के चल रहे हैं। संवाद की बहाली, संवाद मतलब बातचीत होता है, ठीक है, तो इसका भी बहाली हुआ। देखो कैसे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच जो बातचीत पूरी तरह बंद हो गई थी, वह फिर से शुरू हो गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उस टाइम हमारे कांग्रेस पार्टी और जो अंग्रेज थे उसके बीच में बात होना बंद हो गया था, क्योंकि आंदोलन छोड़ दिए थे ना भारत के लोग, भारत छोड़ो आंदोलन। तो उस टाइम जो अंग्रेजों के प्रति बातचीत नहीं हो रहा था, वो बातचीत फिर से शुरू हो गया। अब यह योजना क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाया वेवल योजना, देखो इसका मुख्य कारण है मुस्लिम लीग। देखो मुस्लिम लीग की जिद, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे, वो चाहते थे कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का अधिकार केवल मुस्लिमों का हो, यानी मुस्लिमों का चुनने का अधिकार मुस्लिमों का ही हो। अब ऐसा भारत में भी है क्या कि अगर मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति पार्टी में लड़ रहा है तो मुस्लिम ही उसको चुनाव देंगे? नहीं, हम चाहेंगे अगर अच्छा काम कर रहे तो हिंदू भी दे सकते हैं, अगर हिंदू अच्छा काम कर रहे तो मुस्लिम भी देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग का कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना का, कि मुस्लिम का जो चुनाव होगा ना, वो सिर्फ मुस्लिम ही उसका वोटिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो गया। कांग्रेस का रुख, अब देखो कांग्रेस ने इसका विरोध किया क्योंकि वह खुद को सभी भारतीयों, मुस्लिमों सहित के प्रतिनिधित्व मानते थे। अब देखो जो उधर मुस्लिम लीग वाले थे, उनका कहना था कि जब हमारा मतलब अगर हम खड़ा होते हैं किसी भी पार्टी में या किसी भी पद पर, तो हमारा जो चुनाव करेंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो पार्टी वाले थे ना, उनका कहना था नहीं, ये गलत है, भारतीयों का मतलब हो गया हम हिंदू और मुस्लिम जितने भी हम सब भारतीय हैं, तो सब मिल करके काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में विवाद हो गया। अब वायसराय का वो वीटो, ठीक है, देखो वायसराय का वीटो मतलब जो कि अंग्रेज के थे, तो वायसराय ने जिन्ना की मांगों के आगे घुटने टेक दिए और सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। देखो जो अंग्रेज के वायसराय थे ना, वो बहुत समझाने का प्रयास किए मुस्लिम लीग को, लेकिन वो समझाने को तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से वायसराय को हार मानना पड़ा। और ये जो वेवल योजना था, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा ये
विचार था, बहुत अच्छा वो रास्ता पर भारत हमारा चल रहा था, जाने वाला था, लेकिन मुस्लिम लीग के लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इस जो बेबल योजना था इसको पूरा पूरी ख़त्म कर दिया और वायसराय ने हार मान गए और इस सम्मेलन को असफल घोषित कर दिए कि ये अब आगे नहीं होगा। निष्कर्ष देखो, बेबल योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसमें अंग्रेजों की भारत छोड़ने की मजबूती को स्पष्ट कर दिया। मतलब इसका सबसे बड़ा खासियत बात यह था कि भारत से अंग्रेज अब छोड़ने वाले थे। इससे यह भी साफ कर दिया, लेकिन इससे ये भी साफ हो गया कि अब भविष्य का कोई भी फैसला कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपसी सहमति के बिना संभव नहीं होगा। देखो, अंग्रेज तो यहाँ से छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक बात ये भी कह दी है कि जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों की सहमति नहीं होगा, तब तक ये दोनों के सहमति के बिना भविष्य में भारत के लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथी। ठीक है, वामपंथी वाले ऐसे लोग थे जो गरीबों को, अमीरों को एक समान दृष्टि से देखते थे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर, यानी जो कांग्रेस पार्टी था ना, उसी के भीतर वामपंथी वाले लोग थे। ठीक है, तो वामपंथी का उदय 1920 और 1930 के दशक में हुआ। यह उन नेताओं का समूह था जो न केवल राजनीतिक आज़ादी, यानी कि सिर्फ केवल अंग्रेजों से ही आज़ादी ये नहीं चाहते थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी चाहते थे। सामाजिक आर्थिक आज़ादी मतलब किसानों और मजदूरों का हक के पक्षधर थे कि किसानों और मजदूरों के हक के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका उदय का मुख्य कारण क्या था। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रूस की समाजवादी क्रांति ने भारतीय युवा नेता बहुत प्रभावित हुए। जो रूस में क्रांति हुआ था ना, उससे क्या हुआ कि जो भारत के युवा नेता थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या, असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने से कई युवा नेता वैकल्पिक विचारधारा की तलाश करने लगे। मतलब जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था ना, तो जो युवा नेता थे, ठीक है, वो अलग अलग वैकल्पिक विचारधारा मतलब अलग कोई विचार ये लोग ढूंढने लगे कि अलग कोई रास्ता का तलाश करने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से वामपंथी दल का निर्माण हुआ। वामपंथी दल में वैसे लोग थे जो असहयोग आंदोलन जब बंद कर दिया गया था तो इससे जो नाराज हो गए थे ना, तो वो अलग एक वामपंथी दल अपना निर्माण कर लिए। ठीक है, नाराज होकर के 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी। देखो 1929 में जो विश्व आर्थिक मंदी हुआ था, ठीक है, जिसमें से बहुत सारा गरीबी से जूझना पड़ रहा था, भूखमरी आया था, तो उसके कारण से गरीबों की स्थिति खराब कर दिया गया, जिससे समाजवादी विचारों को बल दिया। समाजवादी विचारों का मतलब कि सभी लोगों का भलाई के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सोच रहे थे, वामपंथी दल वाले सोच रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कांग्रेस गरीबों की बात करें। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वामपंथी के ही दल थे, इसी के नेता थे, वो चाहते थे कांग्रेस क्या करे, गरीबों की बात करे। कांग्रेस के अंदर ही वामपंथी दल थे। ठीक है, तो ये कहते थे कि कांग्रेस क्या करे, गरीबों की बात करे। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। वामपंथियों का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था। ठीक है, यानी जो वामपंथी दल के लोग थे ना, उनका मुख्य उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता, यानी पूरा आज़ादी, जहां अंग्रेज का कोई हस्तक्षेप ना हो, अंग्रेज किसी भी प्रकार का कोई भी बात इसमें ना करे, जो भी करेंगे हम भारतीय करेंगे। इनका लक्ष्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि भारत के भीतर एक ऐसा समाज बनाना था जहां अमीर और गरीबों के बीच खाई कम हो। मतलब इनका कहना था, मतलब वामपंथी दलों का ये विचार था कि भारत के जो अमीर और गरीब लोग हैं, इसमें जो डिफरेंट नहीं हो, डिफरेंट ना हो, दोनों एक जैसा हो। नेक्स्ट है जमींदारी प्रथा का अंत। जो जमींदारी प्रथा सिर्फ जमींदार के लोगों के अंदर था ना, सारा जमीन, वो सिर्फ और सिर्फ बोला गया कि किसानों का होगा, यानी वे जमीन का मालिकाना हक सिर्फ किसानों को ही देना चाहते थे। नेक्स्ट है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बेहतर वेतन और काम के निश्चित घंटों की मांग कर रहे थे कि वामपंथी दल वाले जो थे ना, वो कितना घंटा काम करेंगे कारखानों में और कितना उनको मजदूरी दिया जाए, ये सब वो तय करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत दुनिया के अन्य स्वतंत्रता आंदोलन के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करे, यानी कि अगर कोई और ऐसा देश है जहाँ पर अंग्रेज अपना उसको कब्जा में ले रखे हैं, तो दूसरे देश की स्वतंत्रता के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस में वामपंथियों ने यह सुनिश्चित कर दिया, कांग्रेस से ही निकले हुए थे वामपंथी। ठीक है, तो कांग्रेस में वामपंथियों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की आज़ादी का मतलब केवल गोरे साहबों की जगह भूरे साहबों का आना ना हो। मतलब वामपंथी लोगों का ये कहना था कि अंग्रेज सिर्फ यहाँ से चल जाएंगे, यानी कि गोरे लोग चल जाएंगे, तो ये नहीं कि फिर भारत के जो काले लोग यानी कि भूरे लोग हैं वो अपना भारत पर कब्जा कर लेंगे, नहीं, बल्कि सत्ता आम जनता का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा। ये नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों के हाथों में होगा। नेक्स्ट है कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यप्रणाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यप्रणाली। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों में चुनाव करवाए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में बहुमत हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इससे पहली बार भारतीयों को शासन का अनुभव मिला। इससे अब भारतीयों को शासन के प्रति यानी कि देश चलाने के प्रति थोड़ा जागरूकता बढ़ा।
अब मुख्य कार्य इनका क्या क्या था, तो जेलों से राजनीतिक कैदियों को रिहा किया, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य में सुधार किए, यानी जो जेल में कैदी थे उसको बाहर किया गया, शिक्षा में सुधार किए, कृषि में सुधार किए, स्वास्थ्य में सुधार किए। अब इसको आप लंबा चौड़ा भी करके लिख सकते हैं, हम बस पॉइंट सारा को यहीं पर बैठा दिए, ठीक है। भूमि सुधार शुरू किए, जमींदार प्रथा कमजोर किए, जो भूमि सुधार मतलब किसानों के हक में रह करके लड़ाई लड़ें, किसानों के लिए अलग अलग उपकरण, कैसे खेती को बढ़ावा दिया जाए, इस पर काम किए। जमींदारी प्रथा को कमजोर किया, यानी सारा जमीन जो पहले जमींदारों के हाथों में होता था वो किसानों के हाथ में किया गया। मजदूरों के अधिकारों के लिए कानून बना कि मजदूर के अधिकारों के लिए काम होगा। नेक्स्ट है हिंदी को बढ़ावा दिया गया, सांस्कृतिक कार्य किए गए, जो हमारा भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाज है उससे रिलेटेड काम किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दांडी जगह जो था ना उसी से होकर के गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे यादगार घटनाओं में से एक है, जो ये है ना हमारा जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, जिसमें से एक नमक सत्याग्रह है। ये एक बहुत ही ज़्यादा यादगार घटना है। उस समय अंग्रेजों ने नमक जैसी बुनियादी चीज़ पर नमक कर लगा रखा था, ठीक है। नमक बनाने का एकाधिकार सिर्फ ब्रिटिश सरकार के पास था। गांधी जी का मानना था कि हवा और पानी की तरह नमक भी प्रकृति की देन है, इस पर कर लगाना पाप है। यह कानून गरीबों और अमीरों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है, जिसके कारण आंदोलन शुरू किया गया। देखो यानी उस टाइम जो नमक था ना, नमक तो सबको जरूरी है, पानी हवा ये सब सबको जरूरी है, तो उस टाइम सिर्फ नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों का था। अंग्रेज ही नमक बनाते थे और नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे, कर, ठीक है। अब भारत के लोग परेशान हो गए कि नमक भी खाने के लिए हम लोग कर टैक्स देंगे, जैसे हवा फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है, वैसे ही नमक भी फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ज़रूरत का चीज़ है और इस पर अंग्रेज टैक्स नहीं लगा सकता। तो इसी के विरोध में आकर के भारत के लोगों ने क्या किया, अपने से नमक बनाना शुरू कर दिए ज़बरदस्ती। अंग्रेजों जहाँ नमक बनाते थे वहाँ पर जाकर के ज़बरदस्ती एक क्या करने लगे, कानून को तोड़ दिया अंग्रेजों का और अपने हाथों से नमक बनाना शुरू कर दिए, और वहीं से ये आंदोलन नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। 6 अप्रैल 1930 को सुबह गांधी जी ने दांडी पहुंचकर, एक जगह का नाम है, पहुंचकर समुद्र तट पर, वहीं पर नमक बनता है ना, मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर कानून तोड़ दिया। मुट्ठी भर हाथ लेने का मतलब है कि अब हम खुद से नमक बनाएंगे और इस पर हम किसी भी प्रकार का टैक्स कर नहीं देंगे। उन्होंने सांकेतिक रूप से संदेश दिया कि अब भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार के एक आने जो अंग्रेज सरकार है उसका एक भी कानून को हम लोग मानेंगे नहीं। नमक सत्याग्रह केवल नमक बनाने का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन को जड़ों पर एक प्रहार था, मतलब उसके जड़ों को चोटिल पहुंचाना, उसको यहाँ से हटाने का एक आंदोलन था, जिससे भारत का पूर्ण आज़ादी का नींव रखे, ताकि भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो सके। तो थोड़ा सा मैंने जल्दी में समझाने का प्रयास किया दोस्तों। वीडियो कैसा आपको लगा, समझ आया नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।